हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों, आज 14 सितंबर और आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में आर्टिकल 343 के अंतर्गत संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया था और इसी वजह से आज हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं लेकर आया हूं बम्पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आपके आने वाले हर परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 चैंपियनशिप जो अभी भूटान में हुई है, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को हराया है। इंडिया डिफीट बांग्लादेश। अब अभी ये टूर्नामेंट भूटान में हुआ है। अब जितने भी फुटबॉल के टूर्नामेंट इस साल के हैं जो अहम है, जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो इस प्रकार है। 132 डूरंड कप जो अभी हुआ है कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल की कैपिटल, और वहां पर मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल को हराकर ये टूर्नामेंट जीता था, जो 132 नंबर का था। संतोष ट्रॉफी जो 76 नंबर की थी, कर्नाटका ने मेघालय को हराया। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में हुआ था। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, इसमें स्पेन ने इंग्लैंड को हराया। जबकि फीफा अंडर 20 वुमेन वर्ल्ड कप अर्जेंटीना में हुआ था, जिसे उरुग्वे ने इटली को हराया था। उरुग्वे जीता था, इटली हारा था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 मेंस पुरुषों का पिछले साल कतर में हुआ था, जिसकी कैपिटल दोहा है, और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। उस वर्ल्ड कप में अगर मैं बात करूं कि उस वर्ल्ड कप में एम्बाप्पे आपके फ्रांस के खिलाड़ी और मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी बहुत ज्यादा चर्चाओं में थी। फीफा 2026 फीफा वर्ल्ड कप जो अगले साल होने वाला है, वो आपका अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको 3 देशों में होगा। फुटबॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कप है, जैसे रोबर्ट्स कप, आशुतोष कप, संतोष कप, आपका सुब्रतो कप और मनरेगा कप। मनरेगा कप, आशुतोष कप, रोबर्ट्स कप, संतोष कप और सुब्रतो कप। अगर मैं फीफा की बात करूं, फीफा फुटबॉल फेडरेशन जो इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है, 1904 में स्टैब्लिश हुआ था। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड उसका हेडक्वार्टर है। गियानी इन्फेंटिनो फीफा के चीफ हैं, और अर्जेंटीना टॉप 1 रैंक पर है, जबकि भारत 99 रैंक पर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग पर हस्ताक्षर अभी किस देश के साथ किए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने न्याय में मदद के लिए सिंगापुर के साथ अभी एक हस्ताक्षर किए हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जज जो CJI है, चीफ जज ऑफ इंडिया है, चंद्रचूड़ जी हैं, जो भारत में 50वें नंबर के हैं। जबकि सिंगापुर के जो CJI है, जो वहां पे चीफ जज हैं, उनका नाम है सुंदरेवा मेनन। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे पहले 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत स्थापित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था और सुप्रीम कोर्ट 1774 में आया था। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज एलिजा एम्पे को नियुक्त किया गया था और उनके साथ 3 जज और अपॉइंट किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट तब जाकर के 1935 अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था और उसे फेडरल कोर्ट के रूप में स्थापित किया गया था। और उस समय उसमें टोटल 7+1 जज 1 चीफ जज थे। और उस समय चीफ जज जो थे, मुख्य न्यायाधीश जो थे, 1935 की बात कर रहा हूं, उस समय थे थॉमस ग्वेयर। जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो सबसे पहले भारतीय चीफ जज हीरालाल जे कानिया को स्वतंत्र भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उस समय जो रेशो था वही 7+1 था। वर्तमान में जो रेशो है वह 33+1 है। 33 जज और 1 मुख्य न्यायाधीश, कुल 34 हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वह अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 में उल्लेखित है। भाग 5 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है।
जिसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसमें सबसे पहले अनुच्छेद 129 आता है। 129 सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड कोर्ट की बात करता है, अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा अभिलेख न्यायालय होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जितने भी सुप्रीम कोर्ट में केस होते हैं, जितनी भी सुनवाई होती है, उन सब का एक डाटा अभिलेख न्यायालय में रखा जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय जैसे हाई कोर्ट है, उस डाटा को एविडेंस मान करके हाई कोर्ट का काम कर सकता है। उसी प्रकार से आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनर्विलोकन है। जुडिशरी रिव्यू सिस्टम का मतलब होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है और उसे लगता है कि किसी फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो वह न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण करता है, जबकि हाई कोर्ट जो है 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करती है, वह किसी भी केस पर समीक्षा कर सकती है, जबकि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सर्वोच्च कोर्ट है, जो अनुच्छेद 124, हाई कोर्ट उसके बाद उच्च न्यायालय जो होता है वो राज्यों में होता है, जो अनुच्छेद 214, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मेरा यही हमेशा प्रयास रहा है कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दूं, नौ बकवास और सीधा सीधा ज्ञान की बातें हो, सीधा सीधा केवल पढ़ाई की बातें हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर, ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त जो है गोपाल बागले को हमने ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है। हाई कमिश्नर जो, अब हाई कमिश्नर से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, वो बनेगा पाकिस्तान में पहली महिला भारतीय उच्चायुक्त गीता श्रीवास्तव। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा है, डॉलर उसकी करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया अभी आईसीसी वनडे रैंक में टॉप 1 पे पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज हुआ था, मालाबार युद्ध अभ्यास, जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत के बीच में होता है, जिन्हें क्वाड नेशन कहते हैं। और 2024 में क्वाड कंट्रियों की बैठक भारत में होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, जो सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया में मूंगा की चट्टान है, कोरल रीफ रॉक है, जो सबसे बड़ी विश्व की, वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी बहुत फेमस, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी को नियुक्त कर दिया गया है। अब अन्य कुछ बैंक है जिनमें एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक को नियुक्त कर दिया गया है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ देवदत्त चंद्र को नियुक्त कर दिया गया है। दोस्तों जैसे फ्लो में मैं बोल रहा हूं, इस फ्लो में आप भी बोलना सीखें। लगातार अगर आपके मुंह से जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, जो मैं यहां से बात कर रहा हूं, अगर थोड़ा से भी आपके माइंड में वो चीजें आ रही है, तो इसका मतलब आप तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आर्टिकल 343 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था, जिसकी लिपि देवनागरी लिपि घोषित की गई थी। दोस्तों पहली बार हिंदी दिवस जो है 1953 को मनाया गया था। हिंदी जो राजकीय भाषा का उल्लेख है, वो हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 भाग 17 में है, और आर्टिकल 343 से लेकर के 351 में है। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे जो है, वह 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को सबसे पहले नागपुर में हिंदी सम्मेलन हुआ था, और इसी वजह से 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी 10 जनवरी को। 2023 में विश्व हिंदी दिवस पोर्ट लुइस, मॉरिशस की राजधानी में हिंदी दिवस, जो विश्व हिंदी सम्मेलन जो है पोर्ट लुइस में इस बार होगा, जो कि मॉरिशस की राजधानी है। दोस्तों हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है। एक तो 343 जिसमें राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके अलावा आर्टिकल 120 जो है, इसमें संसद में भाषा का उल्लेख है।
आर्टिकल 210 में विधानमंडल मतलब लेजिस्लेचर बॉडी में भाषा का उल्लेख है। 344 में राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति कर सकता है। 345 में राज्य की राजकीय भाषा का उल्लेख है, जबकि 351 में भाषा के विकास में सरकार का कर्तव्य व कार्य करे। इस तरह से हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप भी हिंदी को बढ़ावा देंगे और ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वॉल्केनो से, क्योंकि वॉल्केनो लगातार आजकल ज्वालामुखी का विस्फोट लगातार हो रहे हैं और इसलिए मैं वॉल्केनो के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। विश्व का सबसे ऊंचे ज्वालामुखी जो आते हैं वो माउंट कैटोपैक्सी में आते हैं। ये आपका इक्वाडोर में स्थित है और इक्वाडोर जो है वो साउथ अमेरिकन में स्थित है। अगला, एक भी सक्रिय ज्वालामुखी, एक भी एक्टिव वॉल्केनो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। अगला, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो मेडिटेरियन सी होता है उसका प्रकाश स्तंभ वॉल्केनो को कहा जाता है, जबकि भूमध्य सागर की कुंजी की ऑफ द मेडिटेरियन सी जिब्राल्टर जलसंधि, जिब्राल्टर वाटर स्टेट को बोला जाता है। जिब्राल्टर वाटर स्टेट जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। जल संधि का मतलब होता है जो पानी का वो भाग जो पानी को पानी से जोड़े और जमीन को जमीन से अलग करे। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर जो है वो स्वेज नहर है। स्वेज नहर जो है इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। एटना ज्वालामुखी इटली में आते हैं। अभी हवाई द्वीप जो अमेरिका में है वहां पर किलायू और मोना लोआ दो ज्वालामुखी आए हैं। रिंग ऑफ फायर जो है पैसिफिक ओशियन को कहा जाता है, प्रशांत महासागर को कहा जाता है, जबकि पृथ्वी का सुरक्षा वाल सिक्योरिटी वाल ऑफ द अर्थ ये ज्वालामुखी या वॉल्केनो को कहा जाता है। ज्वालामुखी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत जो हमारी अर्थ होती है उसके अंदर बहुत सारे प्लेट्स होती है और प्लेट्स में मैग्मा लगा होता है। मैग्मा जब आपस में मैग्मा होने के कारण क्या होता है कि वो प्लेट आपस में टकराती है। जब प्लेट टकराती है तो उससे ये होता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर जितने भी मेटल्स हैं, गैस हैं, वो सब चीजें आपस में इस प्रकार से रिएक्शन करनी शुरू कर देते हैं। जब वो शुरू कर देते हैं तो फिर हीट जनरेट होता है और फिर वो लावा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर पृथ्वी का कोई पार्ट को फाड़कर वो बाहर निकल जाता है, जिसे ज्वालामुखी या वॉल्केनो के नाम से जाना जाता है। अब ज्वालामुखी से झील भी बनती है, लेक बनती है, क्योंकि जैसे पृथ्वी है, अब एक पृथ्वी है, अब एक पृथ्वी है, अब पृथ्वी के बीच से जब वो विस्फोट हुआ तो जहां पर एक खड्डा हो जाएगा तो वहां पर अगर पानी भर गया तो झील बन गई। तो झील जो लेक है, जैसे लोनार झील महाराष्ट्र में, ज्वालामुखी प्रक्रिया से जैसे आइलैंड भी बनते हैं, जैसे मैंने कहा भी सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन अंडमान निकोबार, जैसे समुद्र है और समुद्र के बीच में विस्फोट हुआ और मिट्टी पत्थर कंकड़ वगैरह सब समुद्र के बीच में इकट्ठा हो गए, जमीन बन गया, वो भी आपका द्वीप आइलैंड बन जाता है ज्वालामुखी प्रक्रिया से। ज्वालामुखी प्रक्रिया से रॉक्स बनते हैं, चट्टाने बनती हैं। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, विस्फोट से पृथ्वी के अंदर से मिट्टी पत्थर कंकड़ वगैरह निकले बाहर, यहाँ पृथ्वी में हवा के कारण ठंडी ठंडी हवा के कारण वो जमने लगे और जब वो जम गया तो एक रॉक बन गई, जिसे इग्नियस रॉक कहते हैं, अग्नेय चट्टान कहते हैं।